वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे हुकूमत और अपोजिशन की जो सियासी कशीदगी है और इसका जो असर होता है ईवान के अंदर। ईवान की कार्रवाई चलाने के लिए हुकूमत को काफ़ी मुश्किलात का सामना है और इस हवाले से काफ़ी कोशिशें भी हमें नज़र आई हैं कि प्रोसीडिंग्स जो हैं पार्लियामेंट के अंदर वो ज़रा कदरे बेहतर चलें। मुसलसल 2 रोज़ तक हुकूमत जो है वो कौमी असम्बली के हालिया इजलास के अंदर कोरम पूरा करने के हवाले से मुश्किलात का सामना करती रही। इसकी वजह से 2 दफ़े इजलास को मुलतवी करना पड़ा और कसूर सिर्फ अपोजिशन का नहीं है, हुकूमत के अपने अरकान जो हैं वो भी नज़र नहीं आते, मगर ऑब्वियसली इसकी एक बड़ी वजह जो है वो जो सियासी टेंशन है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। मगर आज बिल आखिर लगा कि ऐवान जो है उसकी कार्रवाई मामूल के मुताबिक हुई। अपोजिशन की तरफ से एक तहरीक इस्तिकाक यानी कि प्रिविलेज मोशन भी पेश किया गया। दूसरी तरफ जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं सेनेटर शिबली फराज साहब, उन्होंने आज ये इशारा भी दिया कि मार्च के अंदर जो सेनेट इलेक्शंस का वो तरीक़ा तब्दील करना चाहते हैं, यानी कि ओपन बैलेट के ज़रिए करवाना चाहते हैं, उसके लिए अगर अदलिया के बाद पार्लियामेंट में भी जाना पड़े तो हुकूमत इससे कतराएगी नहीं और पूरी कोशिश करेगी कि कानून साजी की जाए। दूसरी तरफ नवाज़ लीग की रहनुमा मरीम नवाज़ साहिबा गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने ये वाज़े किया कि PDM की जो जमातें हैं वो हुकूमत के साथ किसी भी इशू पर बात नहीं करेंगी। मरीम नवाज़ साहिबा के बकौल चाहे नैब ऑर्डिनेंस हो या फिर कोई और मामला हो, मुज़ाकरात नहीं होंगे। उन्होंने साथ में ये इल्ज़ाम भी लगाया कि जो हुकूमत है वो मिन्नतें कर रही है अपोजिशन की कि वो बातचीत कर ले और कुछ सियासी जो तनाव है उसके अंदर कमी आए। इससे पहले भी जो नैब के कवानीन हैं, इंतखाबी इस्लाहात हैं, उस हवाले से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उनकी कोशिश हुई है और मुज़ाकरात भी हुए हैं, मगर कभी कोई ठोस नतीजा ये शक्ल नहीं निकल पाई। आखिर हुकूमत को कोरम पूरा करने के लिए ऐवान के अंदर इतनी मुश्किलात का सामना क्यों है और अपोजिशन के इनकार के बाद क्या आइनी और सियासी इशूज़ पर बातचीत करने का कोई तरीका जो है वो इफ़ेक्टिव होगा, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद मलिक आमिर डोगर साहब। ये वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर हैं और कौमी असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप, और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, ये सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। जी डोगर साहब, आपसे सर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बताइएगा सर क्या मसाइल रहे हैं आपको, क्यों कोरम का इतना मसला रहता है, और सर इसके अंदर अपोजिशन के साथ ताल्लुकात तो एक बहुत बड़ा मसला है, पर आपकी अपनी जमात जो है वो भी आपके साथ ताउन नहीं कर रही। आज सारे अखबारों में स्टोरीज लगी हुई हैं कि किस तरह आप कोशिश कर रहे थे और आपके अपने जो मेंबर्स थे वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे मगर फ्लोर पे नहीं आ रहे थे और जिसकी वजह से कोरम पूरा नहीं हुआ। जी थैंक यू वेरी मच आरिफा। कल का कोरम का मसला पेश आया, लेकिन कल उससे पहले मामूल की कार्रवाई चली, क्वेश्चन आवर पूरी तरह चला, उसके बाद भी कुछ थोड़ा सा बिजनेस हुआ, लेकिन एंड में जब इजलास खासा तवील 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे के बाद फिर अपोजिशन ने एज़ यूजुअल कोरम पॉइंट आउट किया, लेकिन फिर सिर्फ 2 मेंबर्स से कोरम टूट गया और इजलास आज तक के लिए एडजर्न हुआ। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मामूल के मुताबिक तकरीबन 4 घंटे इजलास चला और जिसमें आज 51 जो बिल थे, प्राइवेट मेंबर बिल्स थे और कुछ रिपोर्ट्स ले होनी थी, आज का जितना एजेंडा था मोर देन 80% आज हमने उसको कैरी किया और उसमें 3-4 दफ़ा मुख्तलिफ बिल्स के ऊपर चैलेंज भी हुआ, अपोजिशन की तरफ से वोटिंग भी हुई, तो हर वोटिंग के ऊपर अपोजिशन को डिफीट हुई और गवर्नमेंट ने अपने वोट मैक्सिमम किए और बढ़ाए और गवर्नमेंट तीनों उसके अंदर जो है ना वो विन हुई। और उसके बाद अब तक इजलास चल रहा था और इससे ये आपको ये वाज़ेह हो गई कि हुकूमत के पास अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट चलाने की स्ट्रेंथ भी है, सलाहियत भी है। हुकूमत चाहती है कि पार्लियामेंट चले और वो तमाम इश्यूज़ जो आवाम के इश्यूज़ हैं, पब्लिक के इश्यूज़ हैं, वो इस फोरम पे रेस हों। और सर चाहती तो है मगर सिर्फ चाहना काफी नहीं होता ना, माफ करिए सर आपकी बात काट रही हूँ, बट साथ में ये भी तो जरूरत है ना कि आप ऑपोजिशन से बात करें, उनके साथ कोई ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करें। ऑपोजिशन तो रोज दावा कर रही है कि वो आपसे बात करने को तैयार ही नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज खास तौर पे।
जी, आपने बड़ी अहम बात की। एक पहली नशिस्त जो आपको पता है कि मेरी परवेज़ खटक साहब की और अली मोहम्मद ख़ान साहब की हुई अपोजिशन, जॉइंट अपोजिशन के तमाम लीडरान के साथ। उसके नतीजे में कल की एक सीटिंग तय पाई गई और उसके अंदर पीपल्स पार्टी तो आई, लेकिन PMLN के वो लीडरान जिनको नामजद किया था कि जी ये लोग आएंगे, खाकान अब्बासी साहब और साथ अयाज सादिक साहब और राना तनवीर साहब। तो राना तनवीर और अयाज सादिक साहब तो कल स्टेशन पर नहीं थे, आउट ऑफ स्टेशन थे। उन्होंने कहा जी हम लाहौर हैं, लेकिन खाकान अब्बासी साहब, शायद खाकान अब्बासी साहब आएंगे, लेकिन वो नहीं आए और उन्होंने एक कोई लैम एक्सक्यूज़ पेश करके एक तरह से अपनी जान छुड़वाई। और लेकिन फिर भी हमने अपना दरवाज़ा बंद नहीं किया। हुकूमत हमेशा एक कदम आगे बढ़ाती है, लेकिन आज की कार्रवाई मामूल के मुताबिक चली। आज भी स्पीकर के चैम्बर में अपोजिशन के कुछ रहनुमा आए, PMLN के कुछ लोग भी आए और बाकी पीपल्स पार्टी के लोग भी आए, और एक कंसेंसस के साथ 2 दिन के लिए जो इजलास की कार्रवाई है वो मौखर की गई है और फिर फ्राइडे को दोबारा इजलास होगा। कल प्राइम मिनिस्टर ने पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग रखी है और बहुत सारे डेलीगेशंस जो हैं कल पार्लियामेंटेरियंस के मिल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से, और मामूल के मुताबिक असेंबली चल रही है। बिल्कुल सही। सेनेटर रुबीना खालिद जी, रुबीना साहबा आपको गुफ्तगू में शामिल करते हैं। रुबीना साहबा ये बताइएगा कि लगता ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, जिसको हम कह सकते हैं ना, एक ज़्यादा दिलचस्पी है कि पार्लियामेंट स्मूथली चले। नवीद कमर साहब एक से ज़्यादा दफ़े मीटिंग में गए हैं, बात करने को तैयार हैं। क्या हम ये सही इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो नीयत है पार्लियामेंट के हवाले से, जो रवैया है? बड़ी मुझे हैरानगी भी हुई कि जारी बात है जब कोरम पूरा नहीं होगा तो अपोजिशन का तो काम है कि वो पॉइंट आउट करेगी और बताएगी कि कोरम पूरा नहीं है। और कोरम पूरा करना खास करके जो हुकूमत का इजलास बुलाया गया होता है वो हुकूमत का काम होता है। नेशनल असेंबली से पहले हमने रिक्वेजिशन किया उसका सेनेट का सेशन, काफ़ी दिन तक वो चला और वो भी मैंने अपना जो मेरा मुशाहिदा है कि वो भी कोरम जो पूरा किया वो अपोजिशन ने किया और अपोजिशन को करना भी चाहिए था कि उन्होंने ये रिक्वेजिशन किया था। लेकिन अब ये हाल है कि गवर्नमेंट का जो बुलाया हुआ सेशन है उसके अंदर बिल्कुल ना होने के बराबर जो है इनके अरकान जो होते हैं वो आते हैं और इनकी अदम दिलचस्पी है और बिल्कुल ही पार्लियामेंट की जो बेतुकीरी इस दौर में हुई है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जिस मुल्क का और जिस पार्लियामेंट का वजीर आजम खुद आके पार्लियामेंट में न बैठे तो ये आप सोच लें कि हुकूमत कितनी एक वजन देती है पार्लियामेंट को। तो ये बात तो मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से पार्लियामेंट ये चला रहे हैं वो हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड है। और जहाँ तक लेजिस्लेशन की बात है, शिबली साहब का आपने मुझे वो क्लिप जो सुनवाया, तो लेजिस्लेशन बहुत अच्छी बात है। पार्लियामेंट्स का काम ही लेजिस्लेशन करना होता है, लेकिन लेजिस्लेशन करने से पहले अगर आप पहुंच जाएं और इदारों में इंटरप्रिटेशन कराने, फिर उसके बाद आखिरी सहारा आपको लेजिस्लेशन नजर आए और लेजिस्लेशन भी हेस्टी लेजिस्लेशन। अब आरिफा आप देखें कि इलेक्शन में कितना टाइम रह गया है, मार्च में ड्यू है इलेक्शन जो है इसका सेनेट का। अगर कोई लेजिस्लेशन होनी है और सीरियस अगर ये होते तो वो एंड टाइम ये चीजें लेकर आते। एंड टाइम पे लेके हेस्टी लेजिस्लेशन इज आई थिंक अ वेरी बैड थिंग टू डू, जिसपे आप सेर हासिल बहस ना करें, जिसपे आप डिबेट ना करें, जिस लेजिस्लेशन की नोक पलक ठीक करने का आपको टाइम ना दिया जाए तो वो तो कोई लेजिस्लेशन नहीं होती ना। ये ऐसे गपशप है हर चीज की इन्होंने बनाई हुई है। और जहां तक आखिरी आपकी बात थी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की, नेचुरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है PDM का हिस्सा है और जो भी फैसला करेगी वो PDM के प्लेटफॉर्म से करेगी। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज को जरूर कहती कि अगले की बात सुनने का जो है ना वो हौसला होना चाहिए। अगर आप ये चीज बंद कर दे, देयर इज नो लास्ट जो कहते हैं ना वर्ड्स, हमेशा रुबीना साहबा, पर क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कुछ रवैया तब्दील हो रहा है? वो चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर कोऑपरेशन बेहतर हो? आप नहीं चाहते कि पार्लियामेंट के अंदर माहौल बेहतर हो?
देखिए माहौल बेहतर होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा से कोशिश रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी सोच रखने वाली जमात है और हमेशा हर जमहूरी अमल में चाहती है कि उसको अगर स्मूदर किया जा सकता है या स्ट्रेंथन किया जा सकता है। लेकिन ये आपके जो ऑब्जर्वेशन थी, मैं उससे एग्री नहीं करूंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान का वहां जाना और बात सुनना ये हमारी पॉलिटिकल ग्रूमिंग का एक हिस्सा है कि हम हमेशा दूसरे की बात सुनने का हौसला रखते हैं। हम में इतना हौसला है, इतनी बात हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं कि दूसरा का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको सुने। ये जिस तरह से ये तो रवैये यानी हैं कि ना, ये ये हौसला नेगेटिव फिर रवैये। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में तो फिर नहीं है रुबीना नहीं साहिबा, देखिए, वो वो तो भी नहीं आए। जैसे मेरे भाई ने बताया कि अयाज सादिक साहब और दूसरे उनका नाम बताया कि वो आउट ऑफ स्टेशन थे, नहीं आ सकते, तो वी कैन नॉट रियली से कि वो नहीं आना चाहते। वो भी बैठने की बात सुने ना आरिफा, कि जब आप बैठे और जी बात कोई ना हो, बात घूम फिर के फिर इनकी जो गर्दान होती है, जो इनकी बातें होती हैं, जो आज मतलब आप मुझे बताएं ना, आप पार्लियामेंट की अगर आज की कार्रवाई उठा लें, किसी भी दिन की कार्रवाई उठा लें, क्वेश्चन आर की कार्रवाई उठा लें, आप देखें कि जो क्वेश्चन आर होता है, मैं तो नहीं समझती कि हमें उसको कंटिन्यू करना चाहिए। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। क्योंकि जी जितने बिल्कुल भी सही। जवाबात जी आते हैं ना आरफा, उनका ना सर होता है ना उनका पैर होता है। आप जवाब कुछ मांग रहे, मतलब सवाल आपका कुछ होता है, ये लंबी लंबी तकरीरें करते हैं उसके जी सवाल के, क्वेश्चन रुबीना आर साहब, में। डोगर साहब को लेकिन भी जरा गुफ्तगू में उस शामिल सवाल का करते हैं। कहीं जवाब, आपको बिल्कुल जो सही, आप सवाल कह किया रही हैं जाता है, संजीदा दैट रवैया इज नहीं नॉट होता। आंसर्ड डोगर एट साहब, ऑल। बिल्कुल डोगर साहब, आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बातें की, उससे ये लग रहा है कि जैसे अब हुकूमत को यह एहसास हो रहा है कि उनको अदलिया से तो वो इलेक्शन के हवाले से कोई ठीक जवाब मिलेगा नहीं और आपको इवेंचुअली पार्लियामेंट में ही जाना पड़ेगा। क्या ये इंटरनली आप लोग बात कर चुके हैं इसके ऊपर? क्या आप हुकूमत जो है अब यही देख रही है कि आपको बिल लेके जाना पड़ेगा और पार्लियामेंट के अंदर? जी, बड़ा अहम आपने सवाल किया है। यही बात जो आप बता रही हैं कि शायद अदलिया की तरफ से कुछ डिले है, इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने हदायत जारी की है कि अब हमें जो लेजिस्लेशन है यानी पार्लियामेंट कि के अंदर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लेकर आना है। अमेंडमेंट डोगर साहब? जी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए परसों जो उसकी स्टैंडिंग कमेटी लॉ है और पार्लियामेंट्री अफेयर की कमेटी है जिसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आनी है, सेनेट के हवाले से जो रिक्वायर्ड लेजिस्लेशन हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है, उसकी दोनों स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग्स मैंने रखवा दी हैं। परसों जुमेरात वाले दिन दोनों मीटिंग्स होनी हैं। तो उस मीटिंग के बाद ज़ाहिर है फिर वो हाउस में आना है और फिर उसकी रिपोर्ट ले होनी है और उसके बाद फिर वो उसके ऊपर वोटिंग होनी है। तो हम देखेंगे कि बाल कोर्ट में आएगी पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट्री जितनी पार्टियां हैं अपोजिशन की और गवर्नमेंट, तो इसमें बिल्कुल क्लियर है कि कौन ओपन शो ऑफ हैंड के ज़रिए इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सपोर्ट करता है और कौन उसकी मुखालफत करता है। डोगर साहब, क्या ऑपोजिशन से आप बाहर भी बात करेंगे, बिहाइंड द सीन्स इनफॉर्मल कन्वर्सेशन करने की कोशिश करेंगे? अभी तक हुई है सर? अभी तक हुई है जरूर सर? करेंगे। देखें अभी तक कुछ बात आगे, जी यकीनन इस पर कुछ बात आगे चल रही है। जब स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग आएगी, कमेटी की मीटिंग में अक्रॉस द बोर्ड ज्वाइंट एक कॉम्पोजिशन होती है तमाम पार्टियों की, तो वहाँ एक बड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। वहाँ भी हर कमेटी की जो वहाँ नुमाइंदगी है हर सियासी पार्टी की, तो पता चल जाएगा कि वो मेंबर अपनी पार्टी से क्या इंस्ट्रक्शन लेकर आया है। और उसके अलावा इसके ऊपर ज़ाहिर है एक बड़े लेवल पे भी एक बात होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो बड़े पीटीआई लेवल के तो पे जो नंबर्स हैं वो तो हम नहीं कर सकें। डॉक्टर साहब, बड़े लेवल पे क्या मतलब है आपका? बड़े लेवल से मुराद है कि जाहिर है जो पार्लिमानी लीडर्स हैं पार्लियामेंट में उनको एंगेज किया जाएगा और उनके सामने ये रखा जाएगा और फिर कौन एंगेज करेगा? कौन इसको जाहिर है हुकूमत एंगेज करेगी जी, स्पीकर एंगेज करेगा। सर वो स्पीकर से तो बहुत ऑपोजिशन के एतराज़ात है ना सर। सर देखें, वो एतराज़ात अपनी जगह उनको भी एड्रेस किया जा सकता है और जो लेजिस्लेशन है वो अपनी जगह, ये सारी चीज़ें साथ के साथ चलती रहती हैं ना। तो आज जैसे एक माहौल बहुत अच्छा हुआ है, आज हुकूमत ने 4 घंटे इजलास चलाया, अपोजिशन ने 4-5 जगह चैलेंज किया वोटिंग,
लेकिन हमारे नंबर्स ज़्यादा थे और हमने ज़ाहिर है वो उनको उसके ऊपर डिफीट दिया। तो आने वाले दिनों में मैं ये समझता हूँ कि माहौल ज़रूर बेहतर होगा। और इसमें बिल्कुल जिस तरह मेरी बहन कह रही थी कि पीपल्स पार्टी का इस जमहूरी अमल में, पार्लियामेंट के चलाने में हमेशा एक बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है और आज और कल वो आपने देखा भी है। जी रुबीना साहिबा, जो डोगर साहब बात कर रहे हैं, बहुत लगता है उम्मीदें बांधी हुई हैं हुकूमत ने आपकी जमात से। क्या इस बिल के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई मौक़िफ़ है जो फॉर्मली या इनफॉर्मली जमात के अंदर डिस्कस हुआ है? रुबीना साहिबा, देखिए, ये जो भी फैसला होगा वो पार्टी के जो बड़े हैं वो ये फैसला करेंगे कि क्या इसमें हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकती इस वक्त, लेकिन मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म की एट द लास्ट, कहते हैं 11th आवर पे जो चीज़ें सोची जाए उसका कोई हिस्सा बनेगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम लेजिस्लेशन में ज़रूर बिलीव करते हैं, लेकिन वेल थॉट आउट एंड अ वेल फ्रेम्ड लेजिस्लेशन ना, ये नहीं कि बस वो इधर उधर से चीज़ें उठा के, जिस तरह इन्होंने पीएमसी का एक्ट किया वो भी एक पूरा एक डिज़ास्टर है, जो कि पाकिस्तान की जो मेडिकल और सेहत के निज़ाम को जो जिस तरह से मफलूज उसने खैबर पख्तूनख्वा में किया है और जिस तरह से वो मफलूज अब बाकी पाकिस्तान में करेगा, तो कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं बन सकती। मैं नहीं समझती इस बात को कि जो हिस्ट्री लेजिस्लेशन है वेल थॉट आउट नहीं है, उसमें किसी भी पार्टी को उसका हिस्सा बनना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे साथ दो की। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक को। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो आजकल सिंध और वफाक के दरमियान फिर से एक क्या कह रहे हैं तबादला हो रहा है इल्ज़ामात का और सख्त गुफ्तगू का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे वफाक और सिंध के दरमियान एक जो नया तनाज़ा नज़र आ रहा है। चंद रोज़ कबल कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास था। उसके दौरान वज़ीर आला मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। इसके बाद वज़ीर आला की तरफ से एक ख़त जो है वो वज़ीर आज़म को गया, जिसमें शिकायत दर्ज थी। इस हवाले से ये ख़त मीडिया के ऊपर लीक भी हुआ। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म के साथ ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अली ज़ैदी साहब का जो रवैया है वो ख़ासा नामुनासिब है और वो इस पर एहतजाज करते हैं। इसके बाद अली ज़ैदी साहब की तरफ से भी ये ख़त जो था वो मंज़र आम पे आया, जिस पे उन्होंने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। मगर इस वाक़े के बाद वफाक और सिंध के दरमियान तनाव जो है वो एक दफ़े फिर नज़र आ रहा है। और ये कैसे वक्त में हुआ है जब मरदमशुमारी के मामले के ऊपर सिंध हुकूमत वफाक से शिकवा कर रही है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद अली काजी साहब, ये एक सीनियर तज्ज़ियाकार है। वेलकम टू द शो सर। जी अली काजी साहब, सर ये जो मामला सारा रहा है अली ज़ैदी साहब और मुराद अली शाह साहब के आपके दरमियान स्टेटमेंट्स भी एक्सचेंज हुई हैं, ख़त भी पब्लिक में आ गए हैं, इंटरव्यूज़ भी ऑब्वियसली अब टीवी चैनल्स पे दोनों साइड से हो रहे हैं। कितना सीरियस लग रहा है सर आपको ये इशू? इसका थोड़ा सा मुख्तसर ब्रीफ थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं ना कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में, रिसेंट हिस्ट्री में ये सेकंड टाइम है कि जब सिंध में और वफाक में डिफरेंट पार्टीज़ की हुकूमत है। इससे पहले ये होता रहा था 2013 से पहले तक कि अगर पीपल्स पार्टी सिंध में होती थी तो फेडरल में भी होती थी, फेडरल में होती थी तो सिंध में भी होती थी। लेकिन 2013 में हुआ कि नवाज लीग फेडरल में थी और इधर ये आए पीपल्स पार्टी आए। लेकिन नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी चूँकि मीसाक जमहूरियत एंड विथ ऑल दैट बैकग्राउंड, तो वो कुछ तक उनकी बहुत ज़्यादा तलखियाँ नहीं थी। सो रियल माना में ये पहली दफ़ा हमने देखा 18 के बाद कि सिंध में पीपल्स पार्टी है और अपोजिशन है और फेडरल में पीटीआई है। तो इसका ये जो अली ज़ैदी वाला एपिसोड हम देखते हैं, इसके पीछे भी आप देखेंगे कि कोविड-19 से लेकर फिर इधर सिंध की हॉस्पिटल से लेकर फिर आदमशुमारी के मामलात हैं, फिर सिंध के एट सोर्स जो फंड्स की कटौतियाँ हुई उसके मामलात हैं। तो मुस्तकिल ये सिंध और वफाक के दरमियान ये चपकलिश जो है वो जारी रही है।
और पहले वो अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और टॉक शोज में एक दूसरे को बुरा भला कहते थे, लेकिन फिर एक कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी के नाम पर ये एक अजीबो गरीब ही सही, लेकिन ये एक बयानिया सामने आया कि जी तरक्याती काम जो है उसको अलग रखा जाए और सियासत को अलग रखा जाए, एज इफ के सियासत कोई बहुत बुरी चीज़ है, उसको फारिग वक्त में कर लेंगे, डेवलपमेंट इज़ अ सीरियस थिंग। और तो फिर इन्होंने आपस में बैठना शुरू किया, जबकि उस कोऑर्डिनेशन कमेटी से पहले भी आप देखें कि उस कराची पैकेज में किसके ज़्यादा पैसे हैं, वफाक के ज़्यादा हैं या सिंध के ज़्यादा हैं, उस पर भी तकरार रहा। फिर सईद गनी साहब इधर से कभी उनको चवल कहते थे, कभी कुछ नाजेबा अल्फाज भी दोनों तरफ से चलते रहे। तो ये इट वॉज बट नेचुरल, ये जो सीन हमने सुना और देखा जो उस इजलास में हुआ, क्योंकि देखिए ना ये पॉसिबल नहीं है कि बाहर जो है वो इतनी शिद्दत से शद्दो मत से आप एक दूसरे पे तनकीद करें और फिर तो इजलास में भाईचारी बन जाए। आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि क्योंकि वफाक और सिंध के जो रुकात हैं वो ऐसे हैं, तो ये इसी तरह के इंसिडेंट्स हम देखते रहेंगे। बिल्कुल जी, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के सामने हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी है, इट्स नॉट मुराद अली शाह अलोन या कोई उसकी कोई ये अलग पार्टी या फर्द नहीं बैठे हैं, ये पीपल्स पार्टी है। उधर पीटीआई है, अली जैदी कोई फर्द नहीं है, वो पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो कुछ भी इनके जज्बात और एहसासात हैं एक दूसरे के बारे में, वो आपको इजलासों में भी इस दफ़ा आ गए और आइंदा भी आएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि खान साहब को जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जिस दिन पीटीआई, पीडीएम और लॉन्ग मार्च इफ सो ऐसे मामलात से जिस दिन फारिग होंगे, वो सिंध में अपनी जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाने के लिए ये चपकलिश बढ़ेगी। और यही चीज़ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी फोर्सी करती है कि अगर कल कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या किसी और तरीके से, ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनल ही करना पड़ेगा। और ये आपको याद होगा साल डेढ़ पहले भी सिंध में गवर्नर राज और सिंध में फॉरवर्ड ब्लॉक और ये सारी बातें भी होती रही हैं। क्योंकि बात यह है कि कल इधर देर सवेर कभी ना कभी तो लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी होने हैं। और मेरा ज़ाती ओपिनियन यह है कि कराची का मेयर, पीटीआई इज आइंग फॉर इट, वो उनकी ख्वाहिश है कि कराची का मेयर पीटीआई का आए। लेकिन अगर पीटीआई का मेयर आ भी जाता है और वो पावरलेस रहता है जैसे पिछले वसीम अख्तर साहब थे, तो पीटीआई का पर्पस सर्व नहीं होता। अच्छा सर, बट ये भी बताइएगा कि ये जो कराची का, क्योंकि आप जिक्र करें और आप मेयर का करें, तो ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है इसके अंदर कोई काम हो भी रहे हैं या वहाँ भी इस तनाव की वजह से कुछ होता नहीं है, सिर्फ ये दिखावे के लिए ही मीटिंग्स हो रही हैं जिसमें दोनों जमातें इकट्ठी बैठती हैं? अब इस पर तो मतलब कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट देना मुनासिब नहीं होगा। ज़रूर ये बैठते होंगे, उसमें कोर के भी लोग बैठते हैं, हमारे और दूसरे इदारों के लोग भी होते हैं। तो अभी मेरे ख्याल में ज़्यादा तो ये प्लानिंग स्टेज पर है और कुछ नाले साफ कराने और इस तरह की बातें हो रही हैं। बट आई एम श्योर कि ये कुछ ना कुछ होगा, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि जितने जितने पैसे कमिट किए हुए हैं फेडरल ने या प्रोविंस ने, वो पैसे भी तो रिलीज हो ना, प्लानिंग चले। और ये बहुत कॉर्डियल भी अगर इनके ताल्लुकात हो जाएं तो भी दे नीड फंड्स। तो अभी तक तो वो जो फंड्स इन्होंने कमिट किए थे वो जब आएंगे तो कुछ ना कुछ काम तो होगा। अब ऐसा कहना कि नहीं कुछ नहीं होगा, ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट होगा। लेकिन जो आपका सवाल है या मुद्दा आप उठा रही हैं, वो मेरा ख्याल है कि ये हमें गाए बगाए मुख्तलिफ मौक़ों पर इनकी ये छोटी मोटी ये जो चलती है चपकलिश, ये हमें बढ़ते हुए ही नज़र आएगी। ये कम होने का मुझे इम्कान नज़र नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाज़रीन, आएंगे एक छोटा सा ब्रेक हो, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो ये फॉरेन फंडिंग के केसेस आजकल चल रहे हैं और इसी हवाले से कानून एग्जैक्टली क्या कहता है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे एक ऐसे मसले का जिसके ऊपर आजकल बहुत बातचीत होती है, बहुत शोर मचा हुआ है, यानी फॉरेन फंडिंग और पॉलिटिकल पार्टीज़।
इलेक्शन कमीशन की जो स्क्रूटनी कमेटी है वो आजकल तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो दायर की गए फॉरेन फंडिंग केस है और इसी हवाले से पीटीआई का रद्द अमल है उसके ऊपर उसकी कार्रवाई जारी है। इलेक्शन कमीशन की जो ये स्क्रूटनी कमेटी है इसकी कार्रवाई जब मुकम्मल होगी तो उसके बाद जो दीगर प्रोसीडिंग्स हैं यानी वो ओपन प्रोसीडिंग्स के ज़रिए करने का भी ऐलान कर दिया गया है। मगर सवाल अपनी जगह मौजूद है कि आखिर फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से क़वानीन कहते क्या हैं और कौन सी आइनी पाबंदियाँ लगाई गई हैं और क्या सचमुच इनकी जो वायलेशन जमात करती है वो बैन कर दी जाएगी अगर ये सब कुछ साबित हो गया। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे मौजूद हैं बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब, ये एक सीनियर माहिर कानून है। वेलकम टू द शो सर। सर ये बताइएगा हमें कि एग्जैक्टली जो ये फॉरेन फंडिंग का मामला है कानून इसके ऊपर कहता क्या है एंड व्हाट डू वी मीन बाय फॉरेन फंडिंग, अगर पहले आप हमें ये समझा सके। देखिए जी, दो तस्वुरात हैं हमारे कानून में और जो कानून यहाँ मुतल्लिक है वो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 है। एक तस्वुर है फॉरेन फंडिंग का, सेक्शन 6 उसकी शिक 3 ये कहती है कि कोई भी सियासी जमात जो है किसी गैर मुल्क की हुकूमत या कंपनी से पैसा वसूल नहीं करेगी, ये ममानियत है और ऐसे पैसे को प्रोहिबिटेड फंड्स का नाम दिया गया है। अब प्रोहिबिटेड फंड्स के हवाले से ये है कि अगर साबित हो जाए कि किसी सियासी जमात ने किसी गैर मुल्क की हुकूमत या इदारे से कोई पैसा वसूल किया है तो वो पैसा जो है वो जब्त हो जाएगा। यहाँ तक मामला है। इदारा भी डिफाइन हुआ है, एक मतलब कि गैर मुल्की इदारा क्या होता है? जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 में वो है मल्टीनेशनल। मैं पढ़ देता हूँ। एनी कंट्रीब्यूशन मेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली by any foreign government, multinational or domestically incorporated company, public or private वगैरह वगैरह will be prohibited. So foreign की हद तक जो दो लफ्ज हैं वो है foreign government और multinational company, लेकिन साथ ही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। So ये काबिले तवज्जो अल्फाज हैं, लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि सिर्फ फॉरेन फंडिंग की वजह से किसी सियासी जमात को तहलील नहीं किया जा सकता। आपको उससे आगे बढ़कर सेक्शन 15 की रूह से यह दिखाना होता है कि वो जमात जो है फॉरेन एडेड है। अब अगर किसी जमात ने 2, 4, 5 दफा कोई रकम वसूल कर ली जो कानून की रूह से प्रोहिबिटेड है तो वो बजाते खुद शायद इस बात को साबित ना करे कि ये जमात जो है किसी फॉरेन ताकत की माँ पे काम कर रही है या इसको पुश्तपनाही हासिल है किसी गैर मुल्की इदारे या कुव्वत की। उसके लिए आपको मेरी नजर में इससे बढ़कर कुछ साबित करना पड़ेगा और अगर कोई जमात फॉरेन एडेड साबित हो जाती है तो फिर उस हवाले से ये फैसला वफाकी हुकूमत को करना है कि उसके खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजे। पहले एक डिक्लेरेशन दे कि ये जमात फॉरेन एडेड है, फिर सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस जाएगा और सुप्रीम कोर्ट फिर फैसला करेगा उस रेफरेंस का और अगर सुप्रीम कोर्ट तायीद करता है हुकूमत के नुक्ता नजर की तो फिर वो जमात तहलील हो जाएगी। अब जाहिर है आज हुकूमत जो है वो पीटीआई की है और ये तसव्वुर करना कि पीटीआई की हुकूमत अपनी पार्टी के खिलाफ कोई रेफरेंस भेजेगी सुप्रीम कोर्ट में, ये जरा मुश्किल नजर आता है। तो लेकिन सर अगर ये प्रूव हो जाता है कि फॉरेन फंड्स हैं ये जो मतलब कि आप प्रोहिबिटेड फंड्स हैं तो फिर क्या होता है? कोई मतलब कि फाइन किया जाता है जमात को, कोई सजा देती? लेकिन दो मामलात हैं उस सूरत में। एक तो ये कि वो फंड्स जो हैं वो जब्त हो जाएंगे, उस जमात को बताना पड़ेगा कि वो फंड्स कितने हैं या इलेक्शन कमीशन तयन करेगा और वो फंड्स जो हैं वो जब्त हो जाएंगे। लेकिन इससे अहम एक और बात है, हर साल सियासी जमातों को अपने जो अकाउंट्स हैं वो फाइल करने पड़ते हैं इलेक्शन कमीशन के साथ के पास और उन अकाउंट्स के साथ एक सर्टिफिकेट पार्टी लीडर की तरफ से जाता है, बड़ा एक सॉलम सर्टिफिकेट कि कोई प्रोहिबिटेड फंड्स इस सियासी जमात ने हासिल नहीं किए। ये मेरी नजर में सबसे अहम यहाँ पे नुक्ता है। अगर ये साबित हो जाता है कि किसी भी सियासी जमात ने फॉरेन फंड्स वसूल किए हैं तो ना सिर्फ वो फंड्स जब्त होंगे, उस सियासी जमात के पार्टी लीडर ने अगर कोई सर्टिफिकेट दिया है जो गलत साबित हो जाता है तो फिर उसकी अपनी एक कॉन्सिक्वेंस होगी सादिक और अमीन के हवाले से। तो हमने ये देखा जो माजी मुकदमात हुए हैं वहां ये कहा गया कि अगर इलेक्शन लड़ते वक्त कोई फॉर्म गलत भरा गया, कोई गोशवारा दुरुस्त नहीं भरा गया तो वो शख्स सादिक और अमीन नहीं है। यही मामला मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ कि 10,000 दिरहम जो उन्होंने वसूल नहीं किए, चूंकि उनका इजहार नहीं किया गया गोशवारे में, इसलिए वो सादिक और अमीन नहीं है।
तो ये सवाल खड़ा होगा कि अगर कोई पार्टी लीडर अपनी पार्टी के हवाले से एक ऐसा सर्टिफिकेट जारी करता रहा है जो हकायक पर मबनी नहीं है, जो गलत साबित हो जाता है, तो क्या उस पार्टी लीडर के हवाले से कोई सवाल उठाया जा सकता है? ये मेरी नजर में सबसे अहम उस केस के अंदर फिर ये दोबारा ट्रायल चलना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब के केस में चला था, और फिर सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला करना पड़ेगा कि वो सादिक और अमीन हैं कि नहीं, जो भी पार्टी लीडर हो। किसी भी मजाज अदालत को, वहां सुप्रीम कोर्ट ने खुद फैसला कर दिया, उन्होंने अपनी जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है आर्टिकल 184(3) की उसको इस्तेमाल किया। पहले भी ऐसा हुआ है, को वारंटो जिसे हम कहते हैं, को वारंटो की पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट ने बजाते खुद सुनी है, बजाय इसके कि किसी और अदालत से अपील सुप्रीम कोर्ट में आए। तो ये तमाम जो है मुमकिनात हमारे सामने। हाई कोर्ट में भी रिट पिटिशन हो सकती है को वारंटो की कि ये साहब जो हैं चूंकि इन्होंने गलत सर्टिफिकेट दिए हैं, ये सादिक और अमीन नहीं है। ऐसे बेशुमार मुकदमात हो चुके हैं माजी में। बट सर, इन मुकदमात के अंदर भी वे फैसले जो है वो कभी, इफ़ आई मे से सो, इतने यूनिफॉर्म तो नहीं है। जैसे नवाज शरीफ साहब जो थे वो डिस्क्वालीफाई हो गए, ख्वाजा आसिफ साहब का बहुत सिमिलर केस था, वो नहीं हुए। ये तो देखिए, बाहर से बैठ के कहा जा सकता है कि एक ही किस्म का मामला था, अदालत का फैसला मुख्तलिफ है, लेकिन जब बारीक बीनी से हम फैसलों को देखते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें कोई एक उसूल का फर्क हमें ढूंढना पड़ता है और बताना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाजरीन, बस आज इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।